Hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is your 8th chapter lecture of geography, economy and occupation. Geography of 10th standard, economy and occupation. Okay. This chapter comprises of 6 parts. I guess 6 parts, yes. Economic activities in Brazil and India, agricultural activities in India, agricultural activities in Brazil, industrial activities in India, industrial activities in Brazil, and trade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So let us get started from the first part. उसके पहले भी एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, पर मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा नहीं है. Okay. So let us get started. Economy and occupation. Okay. Now they have given you फिगर 8.1 देखो तुम लोग ऊपर, उसमें उन लोग ने तुमको 1960 से लेकर 2016 तक दे हैव गिवन यू द ब्राजील, यूएसए एंड इंडिया का तुमको जीएनआई दिया है, ग्रॉस नेशनल इनकम. ठीक है. सो 1960 में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पे था इंडिया. ठीक है. और उसके बाद 2016 तक इफ वी कम, द हाईएस्ट डेवलपमेंट इन ग्रॉस नेशनल इनकम वी सी इज ऑफ यूएसए. ब्राजील का सबसे कम था और इंडिया का मॉडरेट है. मॉडरेट मतलब बीच में आता है, बट इट इज स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू द यूएसए. ठीक है. कम टू टेबल जो नीचे दिया है सेक्टर्स, उसमें ब्राजील और इंडिया के बारे में तुमको दिया है. A table regarding the ownership of various sectors in both countries is given. Like Brazil, fill the details regarding India and complete the table. जैसे बैंकिंग जो है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों चलाते हैं ब्राजील में, वैसे इंडिया में कौन चलाता है? बोथ, प्राइवेट एंड पब्लिक. रेलवे जो है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे है. अभी तक पब्लिक सेक्टर पे थी, बट अभी एक 1 to 2% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी आ गई है. तेजस एक्सप्रेस नाम की ट्रेन जो है वो इंडिया में अभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आई है, आईआरसीटीसी के नाम में. ठीक है. इंडियन रेलवेज का ही एक छोटा सा ब्रांच है, बट प्राइवेट सेक्टर का ब्रांच है वो. कमिंग टू एयरवेज, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ इन इंडिया. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. हेल्थ, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. एजुकेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. टेलीकम्युनिकेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. ओके. ये इंडिया का पार्ट मैंने बताया तुमको. On the basis of the information about the ownership of various sectors in both the countries given in the table, can you infer about the type of these economies? अभी हमारे कंट्री में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है. ब्राजील में भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है. तो दोनों की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हुई? इट इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके. जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? An economy of a country depends on the economic activities carried out in the country. एक कंट्री की इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री में कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है. ठीक है. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज कैपिटलिस्ट. पब्लिक सेक्टर, दैट इज उसका एक और नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके. तीनों टाइप की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, जिसमें से इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ब्राजील में भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है. ठीक है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज बाय टिकिंग in the respective columns. Television broadcasting, it is secondary industry. Primary, secondary और tertiary. Primary में production आता है, tertiary में manufacturing आता है, और tertiary में क्या आता है? सर्विस सेक्टर. समझ में आया? जैसे एक टोमेटो मैंने उगाया तो वो प्राइमरी, और टोमेटो का मैंने अगर केचप बनाया तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री. वैराज उस केचप को मैंने ट्रांसपोर्ट किया सिटीज में, तो वो सर्विस सेक्टर हो गया. सर्विस प्रोवाइड किया ना, कुछ नया तो प्रोड्यूस हुआ नहीं, तो वो टर्शरी में आ जाएगा. ठीक है. बी कीपिंग अगेन कम इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज. ठीक है. कॉयर एंड रोप मेकिंग, प्राइमरी इंडस्ट्रीज. जैगरी मेकिंग, सेकेंडरी. प्रोडक्शन ऑफ ब्लेड्स एंड प्लोज, सेकेंडरी. कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर, प्राइमरी. ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, सेकेंडरी. राइस प्रोडक्शन, प्राइमरी. टीचिंग, इट इज सर्विस. आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस. Am I giving you anything tangible? No. I am providing you service. तो
टर्शरी सेक्टर, ड्राइविंग बसेस टर्शरी सेक्टर, प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज टर्शरी सेक्टर। जो भी चीज कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं टर्शरी। कोई भी चीज कोई मैन्युफैक्चर करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। कोई भी चीज कोई प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। वो हम लोगों ने सीधा फिनिश गुड्स नहीं निकाला है, उस आयरन ओर से हमने कुछ अगर फिनिश गुड्स को कन्वर्ट किया है तो वो सेकेंडरी में काउंट होगा। क्लियर? Figure 8.2 pie chart shows the contribution of each sector in the respective country's GDP and the percentage of population engaged in various activities. Read both the pie charts and carefully answer the following questions. Now, contribution of sectors in GDP in 2016 and percentage of population engaged in various sectors they have given you. ठीक है, ब्लू कलर जो है वो प्राइमरी का है, ऑरेंज कलर इज फॉर सेकेंडरी एंड दिस ग्रे कलर और यू कैन से ग्रे कलर ही है ना जो भी है, ग्रे कलर इज फॉर टर्शरी सेक्टर। 2016 का दिया हम लोग ने। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, देखो कौन से सेक्टर का। 67% कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन ब्राजील, 57% इज इन इंडिया, 17% प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ब्राजील में, सॉरी इंडिया में, और 5.5% इज इन ब्राजील फॉर प्राइमरी सेक्टर। ऑरेंज सेक्टर का भी 27.5 और 26% है। एक बार उस पर्टिकुलर पाई चार्ट को प्लीज एक बार केयरफुली ऑब्जर्व कर लो और फिर आंसर देने की कोशिश करो। विच कंट्री हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा कौन सी कंट्री एंगेज्ड है, देखो बताओ। India is engaged more in primary sector, 48.8%. Almost half of the population is engaged in primary sector in India. So more कौन सी population है? India. In which country is the contribution of tertiary sector greater? Tertiary sector का contribution कौन सी country में ज़्यादा है? तो ब्राज़ील है आंसर। ठीक है, 67% है ना, और इंडिया का 57% है, तो ब्राज़ील का contribution tertiary sector में ज़्यादा है। In which country is the share of secondary activities more in GDP? सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है, ऑरेंज वाला पार्ट देखो, वो कौन सी कंट्री में बड़ा वाला है, तो वो ब्राजील है आंसर के 27.5%। इट इज नियर जस्ट एक्सेस टू इंडिया 26 और 27.5%। कैन वी से दैट ब्राजील इज एन एग्रीरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया? गिव रीजन। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो इंडिया में जैसी होती है वैसा ब्राजील में भी होती है? इफ यस देन योर आंसर, इफ नो देन योर आंसर व्हाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ब्राजील इज नॉट एन एग्रेरियन कंट्री बिकॉज वहां पर प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू इंडिया। थोड़ा सा क्या, बहुत कम है। प्राइमरी सेक्टर इज वेरी लेस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डन वेरी लेस ओवर देयर बिकॉज वहां पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ओके, फिगर ओके ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आता है। फिगर 8.1 वी सॉ दैट India has a higher national income than Brazil. दिख रहा है तुम लोग को? National income of Brazil is less than India. Brazil is one of the world's giants of mining, agriculture and manufacturing, and it has a strong, rapidly growing service sector. On the other hand, India is still dependent on agriculture, though service sector is also increasing in India. ठीक है, ब्राजील में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टिल इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन जस्ट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में सर्विस सेक्टर अभी रैपिडली बढ़ रहा है। लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बोथ द इंडियन एंड ब्राजीलियन इकोनॉमीज आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। देयर पर कैपिटल इनकम आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट though India has a higher national income as compared to Brazil, the per capita income of India is lower than Brazil. Can you think of the season for the same? Season नहीं आएगा, reason आएगा। Okay, वहाँ पर spelling mistake है। Now there are two concepts: national income. Okay, national income और per capita income (PCI). अब नेशनल इनकम क्या होता है? पूरे कंट्री का इनकम होता है, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम होता है। ठीक है, इफ देयर आर, हम लोग ब्राजील की बात करते हैं, इफ पीपल लिविंग इन ब्राजील आर जस्ट 10 एंड पीपल लिविंग इन इंडिया आर 100,
पॉपुलेशन कंपैरिजन करते हैं हम लोग। अगर 10 लोग ब्राजील में रहते हैं और 100 लोग इंडिया में रहते हैं, ब्राजील के 10 लोगों ने मिलकर 20 रुपया कमाया तो एक इंसान ने कितना कमाया? 2 रुपया, है कि नहीं? अगर ब्राजील के 10 लोगों ने मिलकर 20 रुपया कमाया तो एक इंसान ने कितना कमाया? 2 रुपया। इंडिया के 100 लोगों ने मिलकर अगर समझो 100 रुपया कमाया तो 20 रुपये से ज्यादा ही कमाया ना। 10 लोगों ने मिलकर 20 रुपया कमाया तो 2 रुपया एक इंसान ने कमाया मतलब। और अगर 100 लोगों ने मिलकर 100 रुपीज कमाया तो पैसा तो ज्यादा कमाया, पर उन्होंने एक इंडिविजुअल इनकम का अगर हम लोग देखें तो उन्होंने ब्राजील के एक इंडिविजुअल इनकम के कंपैरिजन में कम कमाया है। सी पर कैपिटा इनकम इज दिस 2 and 1 rupees, नेशनल इनकम इज दिस 120 रुपीस, 100 और 20, ठीक है, क्लियर? तो ब्राजील का नेशनल इनकम तो कम था पर ब्राजील का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। इंडिया का नेशनल इनकम तो ज्यादा है पर कैपिटा इनकम कम है। हमारे इधर बहुत सारे लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया, उनके इधर थोड़े से लोगों ने मिलकर थोड़ा सा पैसा कमाया, पर उन लोग ने जो थोड़े से लोग थे उन लोग ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट द सिंगल पर्सन इनकम, नेशनल इनकम इज नथिंग बट द होल कंट्रीज इनकम। ब्राजील होल कंट्रीज इनकम इज लेस इन कंपैरिजन टू इंडिया, वेयरएज ब्राजील पर कैपिटा इनकम यानी कि इंडिविजुअल पर्सन का इनकम हमारे इंडिया के इंडिविजुअल पर्सन के इनकम से ज्यादा है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, now use the following table and make a polyline graph with the help of a computer। ठीक है, ब्राजील, इंडिया और यूएसए का तुमको पर कैपिटा इनकम दिया है। यू नीड टू मेक अ पॉलीलाइन ग्राफ। पॉलीलाइन ग्राफ मतलब क्या? 3 लाइन ग्राफ बनाना है। पॉलीलाइन ग्राफ मतलब 3 लाइन ग्राफ, ब्राजील का पर कैपिटा इनकम और इंडिया का और यूएसए का। ओके, ये कुछ इस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। ओके, देयर विल बी 3 लाइंस, एक ब्राजील की लाइन, एक इंडिया की लाइन और एक यूएसए की लाइन। कंप्यूटर में बनाने बोला है, कंप्यूटर में नहीं बनाओगे चलेगा, घर पे तुम लोग नोटबुक में एक बार बना के देख लो या ग्राफ बुक में एक बार बना के देख लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर? दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है? आई होप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, तुम लोगों को कोई डाउट रहेगा तो। और अगर वापस से देखना है तो इस वीडियो को वापस से देख सकते हो, बीफ तो उतना ही काम होता है। The United States is a developed country. The population of this country is well educated. This country has a strength of many patents, modern technology and mechanical strengths. This country is far ahead of Brazil and India in terms of national per capita income. मतलब ये लोग ने यूनाइटेड स्टेट्स की थोड़ी सी तारीफ की है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ब्राज़ील के पास नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा आगे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया और ब्राज़ील जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। हमारी कंट्री, ये दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली, एजुकेशन और इंडस्ट्री में अभी थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस कर रही है। नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इज लो एज कम्पेयर टू यूएसए। India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large. इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम इसीलिए है क्योंकि इंडिया की साइज बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है। समझ में आ रहा है? क्लियर? Look at the map in figure 8.3. Major primary occupations in Brazil are shown here. Discuss the following points and write your observation in the notebook. Now 8.3 मैप दिया है पीछे, वहाँ पर तुम लोग को कॉफी, राइस, कॉर्न, शुगर केन, कोको, रबर, बनाना, ऑरेंज, सोयाबीन, मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन और कोल, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और ओशन करंट्स दिए हैं। उसके हिसाब से दे हैव गिवन यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द पेज नंबर 53. यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्राजील इज कॉफी मेनली प्रोड्यूस्ड? एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, बाकी जब तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। तो कॉफी ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है? देखो, कॉफी के साइंस ज्यादा तुम लोग को ऑब्वियसली साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे। सो कॉफी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील. ठीक है, क्लियर? साउथ ईस्टर्न और समवेयर अराउंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में भी है,
वहां पर सिर्फ कॉफी ही है ज्यादा तुम लोग को देखने मिलेगी, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ खुद भी करो। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर इन ब्राजील। In Brazil, agriculture is main occupation of the people living in the highlands and coastal areas. Favorable climate and topography makes it possible for growing variety of crops. Rice and maize are mainly grown here. See, production of maize is largely concentrated in the central parts. Maize कहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है? Central parts of the country इसमें। Commercial crops like coffee, cocoa, rubber, soybean and sugarcane are cultivated on a large scale. Brazil is the largest exporter of coffee and soybean in the world. The major states growing coffee are Minas Gerais and Sao Paulo. Southern parts, ठीक है, Sao Paulo region और Minas Gerais. And besides these crops, production of fruits like banana, pineapple, oranges and citrus fruits are grown here. Fruits भी extensive है, maize और rice इनके main crops है, सोयाबीन और कॉफी इनका main you can say that उन लोग सबसे ज़्यादा product export करते हैं। Cattle, sheep and goats are also reared in savanna grasslands in south. Consequently, meat and dairy products are also produced on a large scale. Okay? क्लियर, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। कैटल, शीप और गोट्स रेयरिंग यहाँ पर देखने को तुम लोग को मिलेगी इन दी ग्रासलैंड्स। कमिंग टू माइनिंग एक्टिविटी, फिगर 8.3 वापस से ऑब्जर्व करो और उसके कुछ क्वेश्चंस है वो दिए उन लोग ने। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ब्राजील। सो यू नीड टू मेक अ टेबल और उसमें माइनिंग के 4 बेसिक चीजें दी है, मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन और कोल, उसको एक साइड लिखो और ये सारी चीजें कौन से एरियाज में मिलती है वो सब चीजें यहाँ पर दूसरे टेबल पे पार्ट में लिखो। सो आई गेस मैंगनीज का हम लोग पहले देखते हैं। मैंगनीज इज कल्टिवेटेड मोर इन अमेजोन बेसिन। देखो वहाँ पर मैंगनीज के ही बॉक्सेस दिखेंगे तुम लोग को, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा यू विल फाइंड बॉक्साइट इन नॉर्दर्न कोस्टल पार्ट्स, ठीक है। आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड मोर इन दी जिंगू रिवर, दिख रहा है जिंगू रिवर वाला पार्ट इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ब्राजील, whereas coal is produced more in southern parts of Brazil, ठीक है, साउथ अटलांटिक कोस्टल एरियाज, क्लियर। इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील हैज माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप्ड। ज्यादातर माइनिंग एक्टिविटी हम लोग को कम कहाँ पर देखने को मिलेगी? इन दी वेस्टर्न पार्ट्स, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट्स, निग्रो रिवर, जपुरा रिवर एंड पुरुस रिवर वाले पार्ट्स में, ठीक है। कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वेयर हैज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑकर्ड। ज्यादातर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री कहाँ पर तुम लोग को देखने मिलेगी? इन दी कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राजील, बिकॉज वहाँ पर क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स भी है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री इसके लिए ज़्यादा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, क्लियर, समझ में आया? Geographical explanation. The eastern part of Brazil is rich in various types of mining. Iron ore, manganese, nickel, copper, bauxite, tungsten, diamonds, etc. are extracted on a large scale over here. जहाँ पर inaccessibility है वहाँ पर रिजर्व्स में पोटेंशियल तो है, कहीं कहीं पर ऐसी जगह है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा मिनरल्स मिल सकता है, बट वहाँ पर ह्यूमन बीइंग जा नहीं पाते, वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है। डेंस फॉरेस्ट है, इसके वजह से वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी लिमिटेड है। वो बेसिकली इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, अमेजॉन वैलीज की बात कर रहे हैं, अमेजॉन रिवर बेसिन्स की बात कर रहे हैं। नेवरदलेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री, माइनिंग वर्क हैज डेवलप्ड वेल इन द हाईलैंड रीजन्स। जहाँ पर हाईलैंड्स वाले पार्ट जो है, जहाँ पर इनएक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पर कोशिश अभी जारी है कि वो लोग माइनिंग एक्टिविटी वहाँ पर कर सके बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड ऑफ द कंट्री। कमिंग टू फिशिंग पार्ट, फिगर 8.3 वापस से देखो। कैन यू गिव 2 रीजंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील। साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील में फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा क्यों है? जस्ट बिकॉज वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है इसके लिए, और वो कोस्टल एरिया है, इसके लिए पॉपुलेशन ज्यादा और कोस्टल एरिया होने की वजह से फिशिंग एक्टिविटी वहाँ पर बहुत ज्यादा है।
Inland fishing is not developed in Brazil, though there is a large number of rivers in Brazil. Can you think of a reason? Inland fishing ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं है? Because inland fishing करने के लिए वहाँ पर लोग नहीं है. Population is very less in the interior parts of the country of Brazil. That's the reason वहाँ पर कितनी भी rivers होने तो वहाँ पर जब लोग ही नहीं रहते तो fishing करेगा कौन? समझ में आ रहा है? Clear? Come to geographical explanation. Brazil has a sea coast of around 7,400 kilometers and excellent fishing ground of the South Atlantic coast. The meeting of the warm Brazil currents and the cold Falkland currents of the east coast of southeast Brazil makes it a good fishing ground. Traditionally, fishing has been carried on by small groups of individual fishermen using primitive techniques and equipment, but now large vessels are being used. Swordfish, shrimps, lobsters, sardines are mainly caught. The fish resources of the Amazon rivers are not exploited much and fishing only takes place at small scale. Now, फिशिंग एक्टिविटी जो है वो मेनली कोस्टल एरियाज में ही की जाती है, रिवर्स वाले पार्ट में बहुत कम है. फिशिंग करने के लिए दे हैव अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर. फिशिंग पहले बहुत कम होती थी, टेक्निक्स ओल्ड टेक्निक्स रहते थे फिशिंग करने के लिए, बट आज बड़े बड़े वेसल्स बड़े बड़े बोट लेके जाके फिशिंग एक्टिविटी की जाती है. और कौन से टाइप के फिशेस वहाँ पर मिलते हैं? स्वॉर्ड फिश, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, सार्डिन और ये सारे फिशेस जो है वो बेसिकली कोस्टल एरियाज में तुम लोग को मिलेंगे. अमेज़न रिवर बेसिन वाला जो पार्ट है वहाँ पर दे डोंट डू फिशिंग एक्टिविटी एट अ लार्ज स्केल. जो भी होती है वो स्मॉल स्केल ही होती है. क्लियर? कमिंग टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, वी हैव two parts remaining: agriculture in India, agriculture in Brazil, and then industries in India, industries in Brazil, and then trade. So agriculture in India is extensive now. Okay, now we are going to study about agriculture in India. Unlike Brazil, India's agriculture contributes more towards GDP and also engages a large chunk of population. इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और ज़्यादा जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर से ही आता है. 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन. इंडिया का टोटल लैंड जो है उसका 60% लैंड इज इन कल्टीवेशन. इट्स इनॉर्मस एक्सपेंस ऑफ लेवल प्लेन्स, रिच सॉइल्स, हाई परसेंटेज ऑफ cultivable land, wide climatic variety, long growing seasons, etc. provide a strong base to agriculture in India. In India, agriculture has been a long-standing activity. See, there are many factors, there are many innumerable factors which are supportive to agricultural activities in India. Okay, so that's the reason India is growing. India has a huge amount of population. India has a huge contribution in GDP. India has a huge amount of land engaged in agricultural activity. India is mainly subsistence type. ठीक है, subsistence type. Agriculture जो है हमारा बहुत एकदम अलग है थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा मिक्स है. ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं जैसे कि राइस, wheat, maize, sorghum and millets are major food crops, whereas plantations of tea, coffee, rubber and cash crops like sugarcane, cotton, jute, etc. ये सारी चीज़ें हम लोग उगाते हैं. बहुत ज़्यादा लेवल पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं इंडिया में. Fishing in India. Fishing plays an important role in the economy of India. India is one of the largest producer of fish, both marine and inland fishing. इंडिया में फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट में फिशिंग का बहुत बड़ा हाथ है. इनलैंड फिशिंग यानी कि रिवर फिशिंग और सी कोस्ट यानी कि ओशनिक फिशेस जो है वो भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं. फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई. ऑगमेंटिंग यानी कि क्या? हेल्पिंग और यू कैन से दैट एक्सपोर्टिंग फूड सप्लाई, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग न्यूट्रिशन लेवल एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. हमारे इधर फिशिंग होती है और फिशेस को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से फिशिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है. फिश फॉर्म्स आर
sorry, fish forms an important part of the diet of many people living in the coastal areas. बेसिकली अभी कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड माना जाता है, जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र, ये सारे जगहों पर तुम लोगों को फिशिंग और फिश फूड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इंडिया हैज़ अबाउट 7,500 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन। कितना है? 7,500 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन इंडिया की। Marine fishing accounting for about 40% of the total annual production of fish and being confined to coastal water in the west from Kutch to Malabar coast to Coromandel coast in the east. Okay, 7,500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। कोस्टल एरियाज में जो फिशिंग एक्टिविटी होती है, मरीन फिशिंग एक्टिविटी, वो कितनी परसेंट कंट्रीब्यूट करती है फिशिंग एक्टिविटी को? 40%। और इस 40% में कहाँ से कहाँ तक कोस्टल लाइन है? मलबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट, मलबार कोस्ट इन द साउथ एंड कच्छ इन द वेस्ट। ये सारे जगह से इंडिया का जो पेनिनसुलर कोस्टल एरिया है वो जुड़ता है और हमारी फिशिंग एक्टिविटी ये पूरे कोस्टल एरियाज पे कॉन्फाइंड है। मेजर फिशेस कौन से हैं? सर्डाइन, मैकरल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स। ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर इंपॉर्टेंट फिशेस कौन से हैं? हॉर्स मैकरल, क्यूपिड्स एंड सिल्वर बेलीज। ये सारे फिशेस ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर फिशिंग इज आल्सो कैरिड आउट इन रिवर्स, कैनाल्स, इरिगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स। उसके अलावा सिल्वर बेली स्कार्फ है जिसका हिंदी में नाम है चोपड़ा एक्सेट्रा आर मेजर फ्रेश वाटर फिशेस। किलो पे मिलती है ये सिल्वर बेली फिश। ठीक है, 60% फ्रेश वाटर जो कंट्री का जो फिशिंग एक्टिविटी है उसका 60% फ्रेश वाटर फिशिंग में काउंट होता है। ओके, कमिंग टू माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू में इंडिया के बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। माइनिंग एक्टिविटी जो है वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। कोल जो है वो तुम लोग को कोरबा इन छत्तीसगढ़ में मिलेगा इन ईस्ट एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का कोरबा रीजन जो है वो और महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर तुम लोगों को कोल्स एक्सटेंसिवली मिलेंगे। मिनरल ऑयल तुम लोग को डिगबॉय इन आसाम में मिलेगा, मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र वहाँ पर मिलेगा, कलोल एंड कोयाली इन गुजरात यहाँ पर भी तुम लोग को मिनरल ऑयल रिजर्व मिलेंगे। Reserves of mineral oil and natural gas have been discovered at the mouth of river गोदावरी। गोदावरी में भी तुम लोग को मिनरल ऑयल रिजर्व मिलेंगे। Stones like marbles are found in राजस्थान, कडप्पा स्टोन इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। ओके, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है माइनिंग एक्टिविटी ऑफ इंडिया के बारे में, इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर दैट इज इंडस्ट्रीज इन ब्राजील। उसके बाद इंडस्ट्रीज इन इंडिया आएगा। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल असेंबली, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है have been the most dynamic in recent years but have not outspaced traditional industries. Traditional industries जो चालू की गई थी पहले वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज भी अभी आ गई है बट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो है वो इतना ज़्यादा आउटकम दे नहीं पा रही है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अभी भी उसको लीड कर रही है, इंडस्ट्रीज वाले पार्ट को। बहुत सारे टाइप के इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में। उसके अलावा यू विल फाइंड फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत डेवलप्ड है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? साउथ एंड साउथ ईस्ट। द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील बट इट इज बिगिनिंग टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलरली साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट हम लोग को मालूम है, मैंने तुम लोग को पहले से ही बता रहा हूँ कि साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर तुम लोग को इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी बिकॉज वहाँ पर प्लेन लैंड है, मिनरल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, वेरएज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। बाकी सब एरियाज में थोड़ा सा कम डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स। इंडस्ट्रीज इन इंडिया 8.4 फिगर देखो और उसमें तुम लोग को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का नाम दिया है, जिसमें से एक आरए नाम की इंडस्ट्री है जो मुंबई में लोकेटेड है इन गोरेगांव। वो एक बहुत लीडिंग मिल्क फैक्ट्री है जो
पूरे ऑलमोस्ट महाराष्ट्र को मिल्क सप्लाई करती है, ठीक है। दे हैव गिवन यू सर्टेन इंडस्ट्रीज, और उन लोग सर्टेन टाइप के रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, सर्टेन टाइप का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स मेरी सबसे पर्सनल फैक्ट्री है। चित्रांजन लोकोमोटिव फैक्ट्री C&W प्रोड्यूसेस लोकोमोटिव यानी कि इंजन्स, जो रेलवे इंजन्स होती है वो, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज हाईली अनइवन. This is so partly on account of uneven distribution of necessary raw materials and power resources, and part due to concentration of enterprises, financial resources and other necessary conditions in large towns. इंडिया में जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री है बहुत अनइवन है। कहीं पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अनइवन तरीके से किया गया है। झारखंड, उड़ीसा, adjoining छत्तीसगढ़ and मध्य प्रदेश, parts of Rajasthan, Karnataka and Tamil Nadu account for most of the reserves of metallic minerals. ये जितने भी नाम मैंने स्टेट्स के लिए हैं, यहाँ पर मेटालिक मिनरल इंडस्ट्रीज तुम लोग को ज्यादा मिलेगी। ये एरियाज में तुम लोग को एक सेकंड, दिस एरिया therefore particularly the northeastern part of the peninsula has a very high concentration of heavy metallurgical industries with almost all the steel centers situated here. जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, वो पार्ट्स में तुम लोग को बेसिकली मेटल एसोसिएटेड, मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स along with cheap power from the Damodar Valley Corporation and a number of thermal power plant projects has added to the advantages. अभी नॉर्थ में बहुत सारे पावर प्लांट्स भी है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, जिसकी वजह से वहां पर बहुत इजीली इंडस्ट्रीज को बहुत इजीली पावर भी मिल जाता है, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, मैन मेड रिसोर्सेज भी मिल जाता, मैन पावर भी मिल जाता है। तो जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्री सेटअप बहुत इजीली हो गई है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल एक्टिविटी वहां पर कैरी आउट किया जा रहा है। राजस्थान हैज कॉपर, लीड एंड जिंक, कर्नाटका हैज स्टील, manganese and aluminum, Tamil Nadu has aluminum metal industries. Different states have different types of industries due to the different types of availability of raw materials present over there. Agricultural based industries like cotton, jute, sugar are heavily concentrated because of the raw material availability in certain places. जहां पर भी कॉटन, शुगर और जूट की रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है, वहां पर वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी सेटअप की गई है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में शुगर केन उग रहा है तो गुजरात में उसकी इंडस्ट्री है, जहां पर भी वो उग रहा है वहां पर ही उसकी इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए। ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो कॉस्ट भी उसका बढ़ता है। ओके, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, प्लाईवुड, मैचेस, रेजिन्स एंड लैक इंडस्ट्रीज are more concentrated in few forested areas and the states which have more forest. जो states में forest की numbers ज़्यादा है, जो states में forested areas ज़्यादा है, वहाँ पर forest based industries भी setup की गई है। The coastal belt of Kerala has heavy concentration of coir, copra and fish canning industries. ठीक है, जो agricultural activity या activity जो coastal area से related है, वो एक्टिविटी ज्यादातर केरला में तुम लोग को देखने मिलेगी। कोयली, डिगबॉय, नूनमती एंड बोनगईगांव refineries are situated close to the petroleum producing areas. Mathura and Barauni refineries in the interior away from the coast and oil producing areas. Different types of industries are set up at different places. जो refineries है, ये जो कोयली, डिगबॉय, नूनमती, बोनगईगांव, ये सारे रिफाइनरीज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज के, जहां पर पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, वो रिफाइन होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जो क्रूड ऑयल जहां पर रिफाइन होता है वहां पर ये सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है। उसके अलावा मथुरा में और बरौनी में भी यू विल फाइंड मेनी रिफाइनरीज, ठीक है। डिफरेंट रिफाइनरीज आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पर, जहाँ पर सीमेंट प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। दे हैव नॉट मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट और प्लेस, ठीक है। गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज which show little bias for raw material have come up all over the country with heavier concentration near the cities. मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर सिटीज़ वाले एरिया में या सिटीज़ के क्लोज वाले एरिया में सिचुएटेड है और ये पूरे कंट्री में आज वाइड स्प्रेड हो गई है. ओके, क्लियर? Coming to last segment of the chapter, that is trade. Now they have given you a table of India and Brazil. They have given you the year 2009-10 till 2012-13, and they have given you India export, India import, Brazil export, Brazil import. You have to read the table carefully and you have to tell yourself actually, not me, because we are not present in front of each other. अगर मैं क्लासरूम में लेक्चर लेता तो तुमको मुझे जवाब देना पड़ता. व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? ठीक है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है. अगर हमने 10 किलो इंपोर्ट किया है तो 10 किलो एक्सपोर्ट भी किया है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया. समझ में आया? इन विच कंट्री एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इंपोर्ट्स इन ऑल द ईयर्स? India is the country where export is more than import. Sorry, import is more than export. Sorry, export exceeds more. तो export कौन सी कंट्री में ज़्यादा है? I guess Brazil has more exports than imports. तो ब्राज़ील का आंसर है. ठीक है? तो एक सेकंड, हम लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन मिस कर दिया. Tell the type of balance of trades. Types of balance of trades. There are 3 types of balance of trades where import is more than export, where export is more than import, and where both are same. ठीक है? Coming to fourth question, Brazil's balance of trade belongs to which type? Brazil's balance of trade belongs to, you can say that, surplus type. जहाँ पर उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना. ठीक है, उन लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उन लोग बाहर सामान ज़्यादा बेच रहे हैं तो ज़्यादा पैसा आएगा. वो लोग खरीद ज़्यादा नहीं रहे, बेच ज़्यादा रहे, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट हो रहा है. समझ में आया? इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप? इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग्स टू, यू कैन से दैट सरप्लस का ऑपोजिट क्या होता है? डेफिसिट. डेफिसिट टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, क्लियर? ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. Brazil mainly exports iron ore, coffee, cocoa, cotton, sugar, tobacco, oranges and bananas, while it imports, क्या एक्सपोर्ट किया वो लिखा है. इंपोर्ट क्या क्या करते हो लोग देखो, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, वीट, हैवी व्हीकल्स, मिनरल ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स. इंपोर्ट क्या किया ब्राजील ने, एक्सपोर्ट क्या किया वो लिख दिया उन लोगों ने. मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है उनके, किसके साथ उनका ट्रेडिंग होता है? तो वो है जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, Saudi Arabia and India. 25% trade makes up to 25% of GDP. उनके GDP का 25% कहाँ से जनरेट हो रहा है? उनकी ट्रेड एक्टिविटी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी से. 8.5 फिगर देख लो एक बार. 8.5 में तुम लोग को जो पिंक लाइन है वो इंडिया का ट्रेड है, ब्लू लाइन है वो ब्राजील का ट्रेड है. ठीक है, उनकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दिया है उन लोग ने, whereas इंडिया का जो जीडीपी है वो 50% ट्रेड से हो रहा है. ज्यादातर जीडीपी हमारी ग्रोथ जो है वो ट्रेड की वजह से हो रही है. इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है देखो, टी, मैंगोज, कॉफी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन और कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स. और इंपोर्ट क्या क्या करता है इंडिया? पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, मेडिसिन्स. ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, वेयर एक्सपोर्ट भी कुछ चीजें करते हैं. मेन पार्टनर्स कौन कौन है हमारे ट्रेडिंग के? यूनाइटेड किंगडम्स, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया एक्सेट्रा. ठीक है, समझ में आया? क्लियर? कम टू पेज नंबर 59, लास्ट पार्ट. इंडियन companies set up industrial centers all over Brazil and invested lot of capital. इंडियन कंपनीज ने ब्राजील में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की है और उन लोगों ने बहुत सारा पैसा भी जनरेट किया है. द इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सच सेक्टर्स एज, कौन से सेक्टर्स की इंडस्ट्री चालू की है ब्राजील में इंडिया ने? आईटी, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेस, माइनिंग एक्टिविटीज, इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स. ये सारे सेक्टर्स इंडियन कंपनीज ने ब्राजील में चालू किए हैं.
ब्राजील ने भी इंडिया में कुछ कुछ इंडस्ट्रीज चालू की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्राजीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, आईटी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल, फुटवेयर सेक्टर्स इन इंडिया। कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया ने ब्राजील में डाली है, कुछ ब्राजील ने इंडिया में डाली है और उसके सेक्टर्स उन लोगों के वहां पर दिए है। सो दिस वाज क्वाइट अ ह्यूज लेक्चर बट नॉट सो स्मॉल बट नॉट सो बिग लेक्चर फ्रॉम 9th chapter of your textbook. Okay, 9th के 8th chapter होगा, 9th chapter तो last one chapter. So this was Bhaskar finding up my lecture over here. Thank you so much to become such a good audience. I hope you people have enjoyed this video. अगर नहीं समझा तो वापस देखो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ. With that said, thank you so much. Bye bye.